विंध्याचल की पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे और खूबसूरत गांव रतनपुर में देवराज नाम का एक गरीब किसान रहता था। देवराज के पास बहुत ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा खेत और मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना घर था। हाँ, उसके पास अगर कुछ बेशकीमती था तो वो था उसकी मेहनत का जज्बा और अटूट ईमानदारी। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी कमला और उसका बेटा विवेक थे। रतनपुर में अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी। चारों तरफ भोर का धुंधलका था, लेकिन देवराज अपने कंधे पर कुदाल रखे खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी रसोई से हाथ पोंछती हुई कमला बाहर आई। अरे, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है, चारों तरफ अंधेरा है। इतनी भी क्या जल्दी है भला? थोड़ी देर बाद चले जाइएगा जब धूप निकल आए। अरे कमला, आज खेत की नई क्यारियों में पानी देना बहुत जरूरी है। अगर आज सही समय पर पानी नहीं मिला तो अंकुरित हो रही फसल इस तपती मिट्टी में सूख जाएगी। पर आप कल भी तो पूरा दिन और आधी रात तक खेत में ही काम कर रहे थे ना। आज थोड़ा आराम कर लीजिए। शरीर है, कोई मशीन तो नहीं। जब सूरज पूरी तरह निकल जाएगा। सिर्फ आराम करने से पेट नहीं भरता कमला। हम किसानों की किस्मत हमारी हथेलियों के छालों और माथे के पसीने से लिखी जाती है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर पानी के बिना फसल इस बार बर्बाद हो गई तो पूरे साल हमारे पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचेगा। बाबा, आज आप इतनी सुबह सुबह फिर से खेत में जा रहे हो क्या? हाँ विवेक बेटा, पानी का रुख मोड़ना है खेत की तरफ। लेकिन तू अभी सो जा, तुझे तो कुछ देर बाद तैयार होकर स्कूल भी जाना है ना। बाबा, जब मैं आपकी तरह बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपके साथ खेत में पसीना बहाऊंगा और आपकी सारी मदद करेंगे। फिर आपको इतनी अकेले मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस तू मन लगाकर पढ़ लिख ले बेटा, कुछ बड़ा आदमी बन जा। मेरे लिए तो तेरी पढ़ाई मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। देवराज अपने घर से निकलकर रतनपुर की पगडंडियों से होता हुआ अपने खेत की ओर चल देता है। जब देवराज अपने खेत में पहुंचता है तो सुबह की हल्की रोशनी में वो देखता है कि खेत में चारों तरफ सूखी मिट्टी पसरी है और पानी की कमी से फसल कुछ कमजोर दिख रही है। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी देवराज की उम्मीद अभी जिंदा थी। वो हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता है। हे ईश्वर, इस बार बस मेरी इस मेहनत की लाज रख लेना। अच्छी फसल हो जाए। मैं तुमसे कोई धन दौलत नहीं मांगता, बस मेरा ये छोटा सा खेत हरा भरा हो जाए ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। अरे ओ देवराज, तू अभी तक इस सूखी मिट्टी को जोत रहा है। आखिर तू और कितना कमा लेगा इस 2 बीघे के छोटे से टुकड़े से? क्यों अपनी जान सुखा रहा है? राम राम सरकार, जितना भगवान देगा मेरे लिए सिर्फ उतना ही काफी है मालिक। बस मेरे परिवार का पेट सम्मान से भर सके, उससे ज्यादा मुझे इस जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। देख देवराज, अगर तू मेरी एक छोटी सी सलाह मान ले तो ये जमीन मुझे बेच दे और इस रोज रोज के नरक से मुक्ति पाकर आराम की जिंदगी जी। मैं तुझे इसके बदले इतने पैसे दे दूंगा कि तू और तेरा परिवार जीवन भर आराम से बैठकर खा सके। नहीं नहीं मालिक, गुस्ताखी माफ हो, पर ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। ये मेरे पूजनीय बाप दादा की। तेरे बाप दादा तो दुनिया से चले गए देवराज। तू उनकी इन सूखी यादों को कब तक संभाल कर ढोएगा? क्या तू भी उनकी तरह ताउम्र गरीब और फटे हाल ही रहना चाहता है? क्या तेरा मन नहीं करता बड़े मकान में रहने का, अमीर बनने का? मन तो मेरा भी करता है मालिक कि मेरा परिवार भी ऐशो आराम से रहे और मैं भी अमीर आदमी बन जाऊं। लेकिन अपनी विरासत और अपने इस खेत को बेचकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। अच्छा, इतना घमंड? ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि तू इस बंजर होती जमीन से अमीर कैसे बनता है और तेरी ये मेहनत तुझे कहाँ तक ले जाती है। उदयभान वहां से गुस्से में पैर पटकता हुआ चला जाता है, लेकिन उसके शातिर दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी थी। दिन ढल जाता है और शाम को देवराज थक कर चूर होकर घर लौटता है। कमला उसके आते ही तुरंत पीने के लिए तांबे के लोटे में पानी लाती है। आप बस अपनी इस ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा रखिए। फसल अच्छी होगी या नहीं, ये तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान के हाथ में तो सिर्फ कर्म करना होता है और वो आप पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। अगली सुबह जब देवराज अपने खेत के लिए निकल रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी किसान दीनानाथ दौड़ता हुआ आया। दीनानाथ का चेहरा घबराहट से पीला पड़ा हुआ था। अरे देवराज भाई, अनर्थ हो गया। क्या तुम्हें पता चला?
तुम्हारे खेत की तरफ आने वाली मुख्य नहर का मुहाना किसी ने भारी पत्थरों और मिट्टी से बंद कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो दीनानाथ भाई? हमारे खेत की नहर किसने बंद कर दी? और भला कोई ऐसा क्यों करेगा? गांव में सब दबी जुबान से कह रहे हैं कि ये सब राव बहादुर उदय भान के आदमियों ने ही रात के अंधेरे में करवाया है। लेकिन सरकार मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेरी उनसे क्या दुश्मनी है? क्योंकि वो तुम्हारे स्वाभिमान को तोड़ना चाहते हैं। उन्हें अखरता है कि एक मामूली किसान उनके सामने सिर उठाकर बात करे और जमीन बेचने से मना कर दे। दीनानाथ की बात सुनकर देवराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागता हुआ अपने खेत की सीमा पर पहुंचता है। वहां पानी का नामो निशान नहीं था। नहर पूरी तरह सूखी पड़ी थी और धूप तेज हो रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो इस साल वैसे ही बारिश ना होने से पानी की इतनी किल्लत है और ऊपर से ये नई मुसीबत। अगर 2-3 दिनों के भीतर इस फसल को पानी नहीं मिला तो मेरी महीनों की मेहनत और ये कोमल पौधे जलकर राख हो जाएंगे। सब कुछ तबाह हो जाएगा। देवराज अपनी सूखी फसल को देखकर बेबस महसूस कर रहा था। तभी उसका बेटा विवेक हांफता हुआ अरे क्या हुआ विवेक बेटा? तुम इतनी तेजी से भागते हुए क्यों आ रहे हो? बाबा, मैंने स्कूल जाते समय रास्ते में सुना कि किसी ने हमारे खेत की नहर का पानी रोक दिया है। क्या ये बात सच है बाबा? हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल सच है। हमारी फसल के हिस्से का पानी रोक दिया गया है। लेकिन बाबा, ये काम किसने किया है और क्यों? लोग कह रहे हैं कि ये जमींदार राव बहादुर उदय भान का काम है। पता नहीं ईश्वर भी हमेशा हम जैसे गरीब लोगों की ही इतनी कड़ी परीक्षा क्यों लेता है। बाबा, आप रोइए मत और चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम चुपचाप बैठकर किस्मत को नहीं कोसेंगे। हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते ना। देवराज अपने इस छोटे से बेटे के मुंह से इतनी परिपक्व और हिम्मत से भरी बात सुनकर चौंक जाता है। उसकी आंखों के आंसू थम जाते हैं। अरे बेटा, तू अभी नादान है। हम क्या कर सकते हैं भला? हमारे पास न तो जमींदार जैसा पैसा है, न लाठी का बल और न ही कोई बड़ा सहारा। हमारे पास तो बस ये एक छोटी सी उम्मीद बची है। बाबा, अगर नहर का रास्ता बंद है तो क्या हुआ? क्या हम खुद से कहीं और से पानी नहीं ला सकते? लेकिन वो कैसे मुमकिन होगा बेटा? आसपास तो कोई और जरिया नहीं है। बाबा, गांव के उस पार जो पुराना सरकारी कुआं है, वहां अभी भी बहुत पानी है ना? हम वहां से पानी ला सकते हैं। हाँ बेटा, कुएं में पानी तो है, लेकिन वो हमारे खेत से बहुत दूर है। वहां से रोज रोज घड़ों और बाल्टियों में पानी ढोकर लाना किसी 1 या 2 इंसान के बस की बात नहीं है। रास्ता बहुत पथरीला और लंबा है। दूर है तो क्या हुआ बाबा? रास्ता कितना भी कठिन हो, हम दोनों मिलकर वहां से पानी लाएंगे। मैं स्कूल से आने के बाद और सुबह स्कूल जाने से पहले आपकी मदद करूंगा। उस शाम देवराज के घर में माहौल बहुत गंभीर था। जब कमला को बाप बेटे की इस योजना का पता चला तो वो चौंक गई और दोनों को समझाने लगी। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? एकदम पागल हो गए हो क्या? इतनी दूर से पैदल चलकर पानी लाना, वो भी रोज रोज खेत की सिंचाई के लिए? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देवराज, आप तो समझदार हैं, आप तो विवेक को समझाइए। माँ, अगर हम मुश्किल देखकर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम पहले ही हार जाएंगे। और बिना लड़े हार मानना तो बाबा ने मुझे कभी नहीं सिखाया। कमला, विवेक को गले लगाते हुए, लेकिन बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारी उम्र खेलने पढ़ने की है। ये भारी बाल्टियां उठाना और मीलों चलना बहुत मुश्किल काम है। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आप दोनों के इरादे को नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। खेत में काम करते वक्त अपना और हमारे इस छोटे से बच्चे का ख्याल रखना। अगले दिन सुबह का सूरज अभी निकल ही रहा था कि देवराज और विवेक बड़े बड़े घड़े और बाल्टियां लेकर पुरानी कुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में पत्थरों की चुभन थी और सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। बाबा, आज ये रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा और थका देने वाला क्यों लग रहा है? देख बेटा विवेक, जब हमारा मन कमजोर होता है ना, तो हर रास्ता बहुत लंबा और पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन जब हमारा इरादा मजबूत होता है तो बड़े से बड़ा और मुश्किल रास्ता भी छोटा लगने लगता है। अच्छा बाबा, तो फिर हमें इस समय क्या करना चाहिए? हमें अपने मन को ये समझाना चाहिए
कि हम अपनी धरती माँ के लिए जा रहे हैं। अपने इरादे को वज्र की तरह मजबूत रखो, फिर देखना ये रास्ता चुटकियों में कट जाएगा। बातें करते करते दोनों बाप बेटे कुएं तक पहुंचते हैं। कुएं से गहरा पानी खींचते हैं, बाल्टियों को भरते हैं और फिर भारी वजन उठाए वापस खेत की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर पर अपनी आलीशान पालकी में बैठा राव बहादुर उदयभान ये सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल और चालाकी भरी मुस्कान थी। वो अपने कारिंदे जगत की तरफ देखता है